हेलो एवरीवन, द स्टडी नूक चैनल में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज़ में हमने पॉलिटी क्लास 11 चैप्टर 1 शुरू किया है। इससे पहले वाले वीडियोस में कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड एस्पिरेशन एज अ गोल ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कलेक्टिव एंटिटी प्रोवाइड करता है सिटीजन्स के लिए। वैसे देखें तो अलग अलग सेक्शन के अलग अलग डिवीज़न हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम सब इंडियंस हैं। हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी मिल जाता है एज ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। दिस मीन्स द पीपल एज ए कलेक्टिव एंटिटी कम्स इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम सब एक बेसिक सेट्स ऑफ नॉर्म्स के लिए एग्री करते हैं। सारे जो सिटीजन्स, मतलब हमें कैसे गवर्न करना चाहिए, किसे गवर्न करना चाहिए, ये सब पार्ट्स ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले एक इंडिविजुअल के पास अलग अलग आइडेंटिटी होगा। वो अपने कास्ट का होगा, अपने रिलीजन का होगा, अपने प्रोफेशन का होगा, हो सकता है ना। पर कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हम सबको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी मिल जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे एक बेसिक नॉर्म्स और प्रिंसिपल को एग्री करने से पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट होता है। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे फंडामेंटल वैल्यूज़ को भी डिफाइन करता है, मतलब हमें क्या क्या लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए, मॉरली क्या सही है क्या गलत है, ये भी हमें बताता है। इसका मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन हमें मोरल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आप दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करेंगे तो वो कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट में डिफ़र तो करता ही है, बट कुछ कॉमनैलिटी भी है। मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, देखिए, लेकिन जब हम नेशनल आइडेंटिटी को कंसीव करने की बात आती है तो मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपस में डिफ़र करते हैं। मोस्ट नेशंस आर एन अमेलगमेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। अलग अलग कंट्रीज़ के जो अलग अलग हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है वो अलग अलग हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप देखने को मिलेगा जो एक साथ कंट्री के अंदर रहते हैं, और हर एक कंट्री अपनी नेशनल आइडेंटिटी को कंसीव करने वाला जो मेथड है वो भी अलग अलग तरीके से मेंटेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें कि जर्मन आइडेंटिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई बीइंग एथनिकली जर्मन। मतलब ये कि एथनिकली जर्मन जो हैं उन्हें जर्मन सिटीजनशिप मिल जाता है। पर इंडिया में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में एथनिकली की कोई बात ही नहीं की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एथनिक आइडेंटिटी का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना नेशनलिटी कंसीव करने का जो मेथड है वो अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट नेशंस एम्बॉडी डिफरेंट कॉन्सेप्शन ऑफ व्हाट द रिलेशनशिप between the different region of a nation and the central government should be। बेसिकली एक कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी रीजन का जो रिलेशन है वो उस कंट्री के नेशनल आइडेंटिटी को बताते हैं। अंडर दिस रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूट्स द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री। तो ओवरऑल हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। ज़रूर हमें कुछ कॉमनैलिटी देखने को मिलेगा, जिससे कि सिटीज़न के कुछ बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, पर जिस हिसाब से जिस तरह से वो अपने नेशनल आइडेंटिटी को कंसीव करते हैं वो डिफ़र करता है। देखिए, हर कंट्री का हिस्टोरिकल ट्रेडिशन अलग अलग है, अलग अलग एथनिक डाइवर्सिटी में रहते हैं, तो इस हिसाब से अपना वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न चेंज करके रखते हैं। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 3 क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इफेक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, मोस्ट कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है। कई सारे आर्टिकल्स जिसमें लिखे रहते हैं स्टेट्स के बारे में, जिसमें लिखा रहता है स्टेट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, कौन कौन से नॉर्म्स स्टेट को फॉलो करने चाहिए। अगर आप किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछते हैं तो बेसिकली हम उसके डॉक्यूमेंट्स को रिफ़र करते हैं। जैसे अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी रिटन है और हमारे यहाँ जो भी नॉर्म्स फॉलो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉलो होते हैं।
पर कुछ कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ पे कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे वो कॉन्स्टिट्यूशन कह सकें, बल्कि वहाँ पे सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड डिसीजन है जिसे वो कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। कि मतलब यूनाइटेड किंगडम में कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर वहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वहाँ कोई सिंगल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वहाँ पे टाइम टू टाइम यूनाइटेड किंगडम में जो पार्लियामेंट है, जितने लॉ पास हुए हैं, जितने डिसीजन लिया हुआ है, उन सबको कलेक्टिवली वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के डिफिनीशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट और अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शन। कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। एक क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में सिंगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे इंडिया में सिंगल डॉक्यूमेंट्स को रिफर करके हम कह सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्रूशियल क्वेश्चन बनता है, हाउ इफेक्टिव इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट मेक्स इट इफेक्टिव। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इफेक्टिव है, क्या है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसे इफेक्टिव बनाता है और लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करता है। तो मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स। तो हम उन फैक्टर्स पे डिस्कस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाते हैं। चलिए अब हम मोड ऑफ प्रोमलगेशन देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, दिस रिफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से फॉर्म हुआ था, ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है। बहुत सारे कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन इतना इफेक्टिव नहीं है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसे किसी मिलिट्री लीडर्स ने क्राफ्ट किया था या ऐसे लीडर ने क्राफ्ट किया जिन्हें लोग पसंद नहीं करते थे या वो इतने पॉपुलर नहीं थे। अगर आप मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जैसे कि इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये नेशनल मूवमेंट्स के बाद क्रिएट हुए थे। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का आपको पता ही है, ब्रिटिश राज के बाद हमारे लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया था। इफेक्टिव एंड हेल्दी डिस्कशन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। ऑल्दो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मली created by a constituent assembly between December 1946 and November 1949। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 से नवंबर 1949 तक काम की है, तब जाके हमारा लेंथीएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्म हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से लोग थे, ऐसे लोग थे जिन्हें लोगों ने चुना था, जिन्हें लोग पसंद करते थे और जिनके ऊपर लोगों का विश्वास था, तब जाके हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हुआ था 3 साल के बाद। और मैक्सिमम लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन पसंद भी आया था, उनको कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास था, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बनाया गया था। अब कुछ कंट्रीज़ हैं दे हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू अ फुल फ्लेज्ड रेफरेंडम। मतलब रेफरेंडम मतलब कि लोगों से डायरेक्टली सवाल पूछना कि मतलब आपको किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो वो वोट करेंगे एक एक प्रोविज़न के ऊपर, मेजॉरिटी ऑफ द वोट जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट होगा। अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ कोई रेफरेंडम नहीं हुआ था, यहाँ पे कोई भी रेफरेंडम नहीं हुआ था। नेवरदलेस carried enormous public authority because it had the consensus and backing of leaders who were themselves popular। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट को पब्लिक अथॉरिटी थी, लोगों को विश्वास था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर, क्योंकि उस असेंबली में ऐसे पॉपुलर लीडर थे जिन्हें लोग पसंद करते थे, और उन लीडर्स ने सारे सिटीजन्स के लिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ऐसे प्रोविज़न सबने डाले थे कि लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। The authority of people who enact the constitution helps determine in part its prospect for success। तो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा ये अथॉरिटी ऑफ पीपल पे डिपेंड करेगा, लोग कितना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन को मिलिट्री लीडर या अनपॉपुलर लोगों ने या ऐसे लोगों ने क्राफ्ट किया जिन्हें लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को पसंद नहीं करेंगे, आगे जाके उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम होगी। देखिए, अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी स्ट्रगल के बाद बने, नेशनल मूवमेंट्स के बाद बने। वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक ब्रॉड कॉन्सेंसस भी था और पब्लिक अथॉरिटी भी थी, तो वो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे एक डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ है नेपाल के। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बारे में है, बताया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, ये बात आपको अच्छे से पता है। अगर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 3 साल लगा दिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा। 1948 से 1990 तक इनके यहाँ 5 कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे और उन 5 कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ कॉमन थी, ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूशन वर ग्रांटेड बाय द किंग। मतलब कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन को किंग ने ग्रांट किया था। और ऑब्वियस सी बात है, किंग के पास ज़्यादा पावर रहेगी तो वो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट करेगा। 1990 में जा करके एक मल्टी पार्टी कंपटीशन हुआ नेपाल में, तब भी किंग के पास ही फाइनल पावर थी। किंग ही डिसाइड करते थे कि मैक्सिमम चीज़ों के ऊपर। काफ़ी साल तक नेपाल में मिलिटेंट पॉलिटिकल एजिटेशन चलता रहा फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द गवर्नमेंट। रीज़न ये था, काफ़ी लोगों को मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आ रहा था। कुछ लोग थे नेपाल में जो चाहते थे कि मोनार्कियल को कम्प्लीटली एबॉलिश करना है और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके आना है। लेकिन अदर बिलीव्स दैट इट मे बी यूजफुल टू शिफ्ट द लिमिटेड मोनार्की विथ रिड्यूस रोल पावर ऑफ द किंग। मतलब वो चाहते थे कि किंग को हटाने की बजाय उनकी पावर पे कुछ लिमिट लगा दी जाए। और किंग खुद भी रेडी नहीं था अपने पावर को गिव अप करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास पावर है वो पावर नहीं छोड़ना चाहता है। ही टुक ओवर ऑल द पावर इन अक्टूबर 2002। देखिए, पॉलिटिकल एजिटेशन तो चलता रहा नेपाल में, पर किंग ने सारी पावर 2002 में ली थी अपने पास में। उसके बाद जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, सब ने न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने के लिए डिमांड की। वो चाहते थे नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए नेपाल में और किंग की पावर को एबॉलिश करके इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाए। और जो ये पॉलिटिकल एजिटेशन चल रहा था नेपाल में, उसको लीड कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मोएस्ट। फाइनली 2008 में जाकर के मोनार्की को कम्प्लीटली एबॉलिश किया नेपाल ने और 2015 में फाइनली आफ्टर मैनी डेलिब्रेशन 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015। तो इससे क्या समझ में आया, नेपाल जैसे छोटे कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के लिए जो सारे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो, कितने साल लग गए, मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ा। 1990 से स्ट्रगल शुरू हुआ, 2050 में जाके इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब 25 साल लग गए इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। हम लोगों ने अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा, मोड ऑफ प्रोमलगेशन देखा और नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बारे में देखा। चलिए, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।